everyone. So before I start this topic, I would like to show you some pictures. ये interesting photos देखो और ज़रा गौर से देखो और मुझे ये बताओ कि इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तुम्हें कुछ खास बात दिख रही है इनमें, और वो खास बात इस चैप्टर से भी रिलेटेड है ऑब्वियसली. तो चैप्टर का नाम लाइन्स एंड एंगल्स. इन फोटोज़ में क्या खास बात है, इन फोटोज़ में कुछ एंगल से रिलेटेड बात है, वही हम डिस्कस करेंगे. सो हेलो एवरीवन, अगेन दिस इज हिमांशी भाटिया और अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल्स. सो क्लास 8 में आप लोग लाइन्स क्या होती हैं पढ़ चुके हैं. पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है आप जानते हो, लेकिन फिर भी क्विकली हम रिकॉल कर लेते हैं. बहुत सारी भयंकर डेफिनेशंस अवेलेबल है लाइन की, लेकिन मैं तुम्हें इजी सी बता देती हूँ ताकि तुम याद भी रख पाओ, समझ भी सको. तो दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली चीज़, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं. वो जोड़ने वाली जो चीज़ है ना, वो उसकी कोई विड्थ नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है, चौड़ाई कुछ नहीं होती. अब आप कहोगे कि ये लो जोड़ तो हमने इससे भी दिया, जोड़ हमने ऐसे भी दिया इन दोनों पॉइंट्स को, और जोड़ हमने ऐसे भी दिया. ये मैं थोड़ा सा ऐसे नहीं बनाना चाहती थी, मैं ऐसे बनाना चाहती थी, ये देखो, है ना, ठीक है. अब मैंने 3 अलग अलग तरीकों से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, लेकिन 2 अलग है, एक अलग है. क्या अलग है, जो तीसरी वाली है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है. बाकी दोनों भी लाइंस हैं बट वो कर्व्ड लाइंस हैं, उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ पढ़ना है अभी स्ट्रेट लाइन के बारे में. तो जो इजी डेफिनेशन की मैं बात कर रही थी वो ये थी, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या, 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली सबसे छोटी लंबाई वाली चीज लाइन कह सकते हो. सो लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इन प्लेन, या खाली 2 पॉइंट्स भी चलेगा, 2 पॉइंट्स विच इज शॉर्टेस्ट इन लेंथ, सबसे छोटी होनी चाहिए वो. अगर हमने यहाँ पे 3 तरीके से 2 पॉइंट्स को जोड़ा है और तीसरी वाली स्ट्रेट है, उसकी खास बात ये है कि वो बाकी दोनों से छोटी है. आप इस स्ट्रेट लाइन के अलावा ऐसी कोई भी लाइन नहीं बना सकते जो इससे लेंथ में छोटी हो, ठीक है. तो सबसे छोटी लाइन जो 2 पॉइंट्स को जोड़ती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन. पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी रिकॉल कर रहे हैं, तो मैं लाइन के आगे 1-2 चीज़ें और लाइन से जुड़ी हुई ही बताना चाहती हूँ, उसके बाद हम क्विकली चलेंगे एंगल्स की तरफ. सो फर्स्ट थिंग यू नो इज लाइन, सेकेंड थिंग you know or maybe you are going to learn is line segment, and third is ray. okay? तो लाइन अभी मैंने आपको बता दिया, इसको बनाते कैसे हैं वो मैं बता दूं. इसके दोनों साइड पे होगा एरो. इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है दोनों साइड से, इसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, नो एंड पॉइंट. इसकी लेंथ भी फिक्स नहीं है, ठीक है. लाइन सेगमेंट क्या है, इसका बच्चा है, लाइन का छोटा बच्चा. मतलब ये जो लाइन है, जो कितनी भी लंबी हम बना सकते हैं, कितनी भी छोटी हम बना सकते हैं, लेकिन एरो जरूर बनाना है दोनों तरफ. क्यों, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि कभी खत्म नहीं होगा. जैसे नंबर लाइन आपने पढ़ी थी 0 1 2 3 4 5, यू कैन ड्रॉ दैट नंबर लाइन एज लॉन्ग एज यू वांट टू, है ना, वो नेवर एंडिंग होती है. ऐसे ही ये भी नेवर एंडिंग है. लेकिन लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब ये होता है एक टुकड़ा, एक पार्ट. तो लाइन का एक पार्ट, कोई सा भी एक पार्ट उठा लेते हैं, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का, जैसे मान लो मैं इसको काट दूँ और सिर्फ इतना पोर्शन ले लूँ, उसको मैं कैसे ड्रॉ करूँगी, ऐसे, है ना. तो लाइन के एक टुकड़े को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है. यहाँ पे छोटा सा लिख दूँ, पार्ट ऑफ लाइन, पार्ट ऑफ लाइन. अब इसमें क्या है, 2 एंड पॉइंट्स, इसमें दोनों ही एंड पॉइंट होते हैं, इसकी लेंथ फिक्स होती है. तुमने देखा होगा कंस्ट्रक्शन चैप्टर हमने क्लास 8 में पढ़ा था, उसमें वो हमेशा ऐसे बोलते थे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर. कभी नहीं बोलता था कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जब लेंथ फिक्स हो गई तो वो सेगमेंट बन गया, ठीक है. रे होती है, एक पॉइंट से निकलती है और दूसरी तरफ जाती रहती है. तो इसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं,
वन एंड पॉइंट, दूसरा नेवर एंडिंग। अब कहोगे यार ठीक है, ये पढ़ा ये भी पढ़ा, इसका क्या काम है? तो इसका क्या काम है वो तो आप एंगल में पढ़ोगे ही, और ये आया कहाँ से वो मैं बता देती हूँ। ये हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। कैसे एग्जिस्ट करता है? कोई भी लाइट का सोर्स है, देखो तुम्हें यहाँ पे बोर्ड पे कुछ दिख रहा होगा वाइट वाइट, मैं यहाँ से नहीं देख सकती पर कैमरा में जब मैं देखती हूँ स्क्रीन में तब मुझे दिखता है लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है। अब वो जो लाइट है जहाँ से ये निकल के आ रही है इमेज, वो कैसे आ रही है? रेज से। कोई भी लाइट का सोर्स होता है, या मान लो सन भी है, सन इज ऑल्सो व्हाट? सोर्स ऑफ लाइट। तो उससे किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं, उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ से शुरू हुई है ना वो, तो एक एंड पॉइंट तो है, लेकिन दूसरी तरफ वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये फ़ोटो देखो ज़रा, ये मैंने ऐसे ही फॉर फन और थोड़ा बताने के लिए लगा दी कि जो सन की रेज हैं वो कभी ऐसा नहीं होता कि जाके कहीं ख़त्म हो जाए। मान लो बहुत दूर तक गई और उसके बाद रुक गई, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। दे आर नेवर एंडिंग। वो जहाँ तक स्पेस है वो चलती रहेंगी, आती रहेंगी। तो इसलिए ये जो रेज होती हैं ये एक साइड से नेवर एंडिंग एरो बनाते हैं, वन एंड पॉइंट होता है। तो ये हमने रिकॉल कर लिया। अब हम आते हैं एंगल्स पे क्विकली, सो लेट्स गो। तो एंगल क्या है? फिगर फॉर्म्ड बिटवीन टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट। क्या है यार ये कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन? इसी तरीके से समझते हैं। देखो क्या करना है, दो रेज लेनी है। कितनी रेज लेनी है? दो। रे की अभी हमने बात की ना, ऐसे एक पॉइंट होता है वहां से स्टार्ट हो जाती है ना। अब दूसरी भी रे आपको लेनी है, लेकिन उसकी खास बात क्या होगी? एंड पॉइंट कैसा होगा? कॉमन होगा। कॉमन। इसका एंड पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। देखो एक चीज बता दूं, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी बुक्स में इस पॉइंट को रे का स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं या इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में एंड पॉइंट बोल रहे हैं, जो कि करेक्ट भी है। दोनों चीजें करेक्ट है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है या फिर दोनों में से सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो एंड कर रहा है। सो दिस इज एंड पॉइंट ऑल्सो एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑल्सो, यू कैन कॉल इट। तो आपने क्या करना है, जो एंड पॉइंट है वो कॉमन लेना, मतलब दूसरी जो रे होगी, मान लो ऐसे है वो रे, तो उसका नेवर एंडिंग वाला पॉइंट यहाँ पे है, नॉट पॉइंट, नेवर एंडिंग वाला पार्ट उसका यहाँ पे है और एंड वाला पार्ट उसका यहाँ पे है। तो हमने दो रेस बना दी। अब इसकी वजह से जो फिगर बनकर आई है, द फिगर फॉर्म्ड इज एंगल। तो हमें ना ऐसे मार्क कर देते हैं, क्योंकि हमें ये वाला पोर्शन बताता है कि एंगल क्या है। ये मैं जो शेड कर रही हूँ ना, ये चीज़ हमें बताती है कि एंगल क्या है। तो मैं बचपन में जब समझती थी एंगल, तो मैं ऐसे समझती थी इंक्लिनेशन से। इंक्लिनेशन शब्द का अगर आपको अर्थ नहीं पता, एक चीज दूसरे पे कैसे झुक रही है, कैसे गिरी हुई है, झुकाव भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एक चीज दूसरे पे किस हिसाब से ऐसे बेंड कर रही है, देखो ऐसे। एक चीज दूसरी चीज पे कैसे झुक रही है या गिर रही है, इंक्लाइन हो रही है। तो ये वाला जो पोर्शन इन दोनों के बीच में बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है। अब याद करो, जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में तुम्हें फोटोज दिखाई थी बड़ी प्यारी प्यारी, उसमें मैं तुम्हें क्या दिखा रही थी? अलग अलग एंगल्स दिखा रही थी। एंगल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जो कम खुला है उसका अलग नाम है, जो बिल्कुल सीधा है ऐसे एल बना रहा है उसका अलग नाम है, जो बड़ा खुल रहा है उसका अलग नाम है। सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड ऑल्सो प्लीज जो मैंने अभी फोटोज तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, वो फिर से देखना एक बार, और उसके बाद समझना कि हाँ यार यहाँ पे ऐसे एंगल बन रहा है। तो ये देख लो तुम, अलग अलग जो एंगल 0 और L के बीच में है, ऐसे एक बार बना के भी दिखा देती हूँ। ये क्या है? L शेप। ठीक है। इसका जो एंगल हम ड्रॉ करते हैं वो हम ऐसे बनाते हैं, स्क्वायर। बाकी सभी एंगल्स को हम ऐसे कर्व से दिखाते हैं, चाहे कैसा भी एंगल हम कर्व बनाते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, सॉरी, ऐसे बनाते हैं। ठीक है। लेकिन जो 90 डिग्री होता है, यानी कि जो एल शेप होती है ना, एल शेप, उसको हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे हम इसको मार्क करते हैं, इसकी मेजर होती है 90 डिग्री। अब तुम इसमें घुस जाओगे अगर कि ये डिग्री क्या है, ये 90 क्यों है, तो वो काफ़ी डीप स्टडी हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए प्लीज़ इतना याद रखो, जैसे एल शेप जो है
उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। और इसकी जो मेजर होती है, अभी हमने बात की थी ना, फिगर फॉर्म बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एंगल। और एंगल का एक मेजरमेंट होता है, कम खुल रहा है तो कम मेजरमेंट, ज़्यादा खुल रहा है तो ज़्यादा। तो जो एग्जैक्टली एल शेप खुल रहा होता है उसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर सकते हैं, बट नॉट इन दिस वीडियो। सो जो एंगल, लेट्स गेट बैक टू द फोटो, दैट इमेज जो आपका 90 डिग्री से कम खुला हुआ है, यानी कि इस टाइप का है, इस टाइप का, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, छोटा, एक्यूट छोटा, याद रखना। राइट एंगल ये दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, वहाँ भी दिख रहा है 90 डिग्री एल शेप। जो उससे ज़्यादा ओपन हो रहा है, 90 से ज़्यादा, आप उसमें देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे अगर हम बनाते तो 90 ऐसे बनता, पर ये 90 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस माने बड़ा, एक्यूट माने छोटा। एक ऐसा होता है जो जिसने हदें पार कर दी बिल्कुल ओपन होने की। कैसे दिखाती हूँ, जब आप इसको और ज़्यादा ओपन करोगे ऐसे, इनसे देखो ज़्यादा समझ में आएगा। अरे बेस्ट था यार, ऐसे ही बता देती पहले। थोड़ा सा खुला एक्यूट, इतना खुल गया 90 यानी कि राइट एंगल, और ओपन हो गया और खुल गया मतलब ऑब्ट्यूस, बिल्कुल फ्लैट हो गया, सीधा ऐसे, क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर एंगल, लीनियर एंगल, ठीक है, सॉरी नॉट कंप्लीट, लीनियर एंगल। 180 डिग्रीज की मेजरमेंट होती है। इसको स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। अब इससे भी ज़्यादा जो ओपन होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो इस टाइप की कोई शेप है, यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। मान लो ऐसे कोई शेप है ये, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट, ये रेज हो गई दो, घड़ी के उसके जैसे दिख रहे हैं ना, ये घड़ी के जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, यहाँ पे 9 है मान लो, यहाँ 4 है, ऐसा कुछ। तो खैर, अब यहाँ पे तुम देख रहे हो दो रेज है, कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब एंगल बनता है। अब तुम कहोगे एंगल दो तरीके के बन रहे हैं, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो हमें कौन सा लेना है वो आपको हमेशा पता चल जाएगा। क्वेश्चन में बताते हैं कि आपने क्या लेना है, रिफ्लेक्स एंगल लेना है। अगर ऐसा लिखा हो रिफ्लेक्स, तो आप ये वाला लोगे, बड़ा वाला। यहाँ पे रिफ्लेक्स क्या है, ये वाला बड़ा वाला। जब भी रिफ्लेक्स आ जाए शब्द, तो जो दो पार्ट बन रहे हैं उनमें जो बड़ा वाला पार्ट है वो ही लेना है, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये 180 आया और उसके बाद आगे चला गया। मान लो ऐसे आ जाएगी, इधर को एरो बनाती हूँ, यहाँ पे और दोबारा बना देती हूँ साफ साफ। ये थी रे, आप ऐसे आए 180 तक आए, पूरा स्ट्रेट लाइन बन गई। फिर आप कहते हो नहीं हम तो और आगे जाएंगे, और यहाँ तक आ गए मान लो आप ऐसे, तो ये इतना बड़ा एंगल बन गया। तो ये है रिफ्लेक्स एंगल, इसकी टाइप है रिफ्लेक्स एंगल। सो होपफुली ये सारे आपको एंगल्स माइंड में क्लियर हैं। हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी आगे, लेकिन उससे पहले क्विकली ये देख लो जरा 1 मिनट के अंदर। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट शब्द का मतलब ये होता है बगल वाला, पड़ोसी, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल मतलब साथ साथ वाले। तो ये आगे जब क्वेश्चन में काम आएगा फिर से मैं तुम्हें याद दिला दूंगी कि क्या है। उसके अलावा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब दो लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। मान लो ऐसे क्रॉस बनाती हो, तो उसमें ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे के आमने सामने है या एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। आमने सामने मतलब ऑपोजिट टू ईच अदर, तो ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। कैसे, वर्टिकली, वर्टिकल मतलब एक सीध में, है ना, तो इनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। मान लो ये इस तरीके से मैंने बनाया है, तो लेफ्ट और राइट वाला जो एंगल है ना, मान लो ऐसे में ये वाला और ये वाला, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ही कहलाते हैं। अब ये मत समझना कि ये भाई ऐसे आ रहे हैं तो इसको हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इनका जो मेजर होता है आमने सामने वाले एंगल्स का, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये हम अभी प्रूव करवाएंगे आपको। सो मूविंग ऑन, ये है जी आपकी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब कुछ एंगल्स बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल्स। उन सारे एंगल्स को ऑल टुगेदर हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल्स। लेकिन अगर उस लाइन पे सिर्फ दो ही एंगल दिख रहे हैं
जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन है और उसके ऊपर आपको दो एंगल्स दिख रहे हैं अलग अलग। तो यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स ही हैं, लेकिन क्योंकि दो ही हैं तो इनको हम अलग नाम देते हैं। दो को क्या बोलते हैं? पेयर। जोड़ा होता है ना, उसको हम बोलते हैं पेयर। तो इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, लाइन पर बनने वाला पेयर लीनियर पेयर। याद रखो यार, ये ना थ्योरम है, ये हमें प्रूव करनी है। उससे पहले क्विकली एक चीज नोट कर लो। अभी मैंने तुम्हें बताया था लीनियर पेयर है ना, दो एंगल जो एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं। और ये भी बताया था इस वीडियो में कि स्ट्रेट लाइन पर एंगल होता है 180 डिग्री। अगर नहीं ध्यान दिया तो आप दे दो, 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन एंगल। अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको लीनियर पेयर दिखता है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है तभी हम उसको लीनियर पेयर बोल रहे हैं। अगर दो एंगल्स आपको स्ट्रेट लाइन पे दिख रहे हैं तो उन दोनों का जो सम होगा, उनका मेजरमेंट जो होगा, यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे दो एंगल्स इस तरीके से बन रहे हैं, एक ये और एक ये। इस एंगल का नाम है मान लो m और इस एंगल का नाम है मान लो n। तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है ना यार, 180 के ऊपर बने थे, दो हिस्से कर दिए, दोनों हिस्सों को जोड़ोगे वापस 180 मिल जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना क्योंकि ये होती है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, आगे काम आएगी। सो अभी आपको थ्योरम प्रूफ करनी है। इसमें क्या कह रहा है कि भाई अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो ये बताओ कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब ये आपको प्रूफ करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अपनी बुक का जो थ्योरम का प्रूफ दिया हुआ उसको मत देखो, सिर्फ स्टेटमेंट देखो। यहाँ देखो मैं समझा रही हूँ, दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो मैंने वैसी ही ड्रॉ की है जैसे आपकी बुक में है। आप अपने तरीके से कैसी भी ड्रॉ कर सकते हो, कैसी भी, मतलब कि ये इनको आगे पीछे आप ऐसे बना दो, आपकी मर्जी है। और जो नेमिंग है वो भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। यहाँ पे मैंने ABCD दिए, PQRM, एनीथिंग दैट यू वांट टू लेबल। तो यहाँ पे आपको क्या शो करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल। ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट है कि नहीं है? पहली बात, बिल्कुल है, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो इनको आपको क्या प्रूफ करना है? इक्वल। तो हम इन एंगल्स को नाम दे सकते हैं। पहली चीज, अगर ये इंटरसेक्ट हो रही है O पे, मान लो ये जो पॉइंट है O है, तो इस एंगल का नाम क्या होगा? AOD होगा। भाई A से शुरू हुआ, O पे गया, फिर D पे गया, AOD। और क्योंकि हम एंगल की बात कर रहे हैं और ये एंगल का साइन है, याद रखना, तो इसको हम एंगल AOD बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, पर ये काफी लंबा नाम है, मैं नहीं चाहती बार बार इतना लंबा नाम लिखना, तो मैं इसको सिंपली, इसको मान लो सिंपली एंगल 1 लिख रही हूँ मैं। ठीक है, मेरी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो, X, N, M, Q, कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप X लिखते हो तो एंगल का साइन भी नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि खाली 1 लिखते हैं ना तो समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन रहती है कि 1 क्या है। ये 1 कुछ मेजरमेंट है, नंबर इसको दिया है, क्या है? तो आप इसको ऐसे नंबर 1 एंगल 1 लिखो, या X, Y, M, N कुछ भी स्मॉल लेटर में शो कर सकते हैं। तो AOD मतलब एंगल 1 मैंने इसका नाम दिया। ठीक है, ये सब मैं समझाने के लिए बोल रही थी, अभी तक मैंने प्रूफ स्टार्ट नहीं किया। इसको मैं कुछ नाम दे देती हूँ एंगल 2, इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 3 और इसको एंगल 4। We have to prove that vertically opposite angles are equal. That means we have to show angle 1 and angle 3 are equal, angle 2 and angle 4 are equal. So before all this, ये सिर्फ अभी हमने समझा, एनालाइज किया कि मैं करना क्या है। अब प्रेजेंटेशन से ज़रा प्रूफ लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखना है आपको? सबसे पहले तो ये फिगर उसने दी नहीं थी, ये हमने खुद बनाई है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि लेट 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। जो भी आपने नाम दिए हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। लेट AB एंड CD लाइन्स, ये जो 2 लाइन्स हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पॉइंट पे? एट पॉइंट O। ओके, एट O we have to show, या इतना कथा क्यों कर रहे हैं यार, सिंपली लिख दो टू शो या टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू किसके? एंगल 3 के। ठीक है जी, एंड एंगल 4 किसके इक्वल? एंगल 2 के। तो ये चीज़ हमें शो करनी है। अब कैसे शो करेंगे, फटाफट देखो।
वहाँ से हमने अपनी स्टेटमेंट लिखी थी, पर प्रूफ एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रूफ। अब ए ओ बी को देखो, लाइन को ए ओ बी अगर हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। अब तुम कहोगे यार इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, इसके नीचे दो एंगल बन रहे हैं। फिलहाल ज़रा ऊपर वाले दो एंगल देखो, कौन कौन से, एंगल 1 और एंगल 2। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर। अभी हमने पढ़ा था लाइन के ऊपर दो एंगल लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? 180 डिग्री। इसका रीज़न है लीनियर पेयर। ठीक है जी, लीनियर पेयर। क्यों है ये लीनियर पेयर? क्योंकि ये लाइन पे बने हैं। अब आप कहोगे ये लाइन क्यों है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही माना था कि ए बी और सी डी क्या है? लाइंस हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे रीज़न भी लिख सकते हो, चाहो क्या लिख ही देना, अच्छा रहेगा। ए बी इज़ अ लाइन, ए बी नहीं पूरा लिख दो, ए ओ बी इज़ अ लाइन। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक लाइन थी, उसके ऊपर दो एंगल थे, दोनों का सम 180। क्यों? अभी हमने पढ़ा ये होते हैं लीनियर पेयर से। फिर दूसरी चीज़ आप देखते हो कि जो DC है या CD है वो भी क्या है? एक लाइन है ना। तो इसके ऊपर भी दो एंगल बन रहे हैं, इसके नीचे भी दो एंगल बन रहे हैं। तो जो इसके ऊपर के दो एंगल हैं दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 4, वो भी ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 विल बी 180। भाई सेम टू सेम रीज़न, लीनियर पेयर। क्यों? क्योंकि ये भी एक लाइन पे बन रहे हैं। कौन सी लाइन पे बन रहे हैं? CD पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई COD क्या है? एक COD। खेलते हो तुम लोग COD? मैंने एक दो बार खेला था, बाय गॉड इतना डिफ़िकल्ट लगा मुझे तो। मेरे को तो यार फ्रूट निंजा ही अच्छा लगता है। सो COD क्या थी? एक लाइन थी, तो उसके ऊपर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम क्या हो गया? 180 डिग्री। ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन हैं, दो चीज़ें लिखी हुई हैं। 1 + 2 भी 180 है, 1 + 4 भी 180 है। तो इन दोनों में आप देखते हो कि इनका दोनों का ही आंसर 180 है। टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। भाई ये इसके भी इक्वल, ये इसके भी इक्वल, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आप बोलोगे अगर ये इक्वेशन 1 है, मान लो ये इक्वेशन 2 है, तो आप बोलोगे बाय 1 and 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? भाई दोनों इक्वेशन को साथ में रख दिया ना आमने सामने, तो यहाँ से जो दोनों साइड सेम चीज़ है उसको अब हटा दो। भाई दोनों साइड एंगल 1 लिखा था, हटा दिया हमने, तो उससे हमें क्या मिला? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। आपको क्या शो करना था कि एंगल 1 और 3 इक्वल, एंगल 2 और 4 इक्वल। एंगल 2 और 4 तो इक्वल दिखा दिए। अब 1 और 3 इक्वल कैसे दिखाएंगे? 1 और 3 बहुत आराम से आप दिखा सकते हो। जैसे हमने ये दो और ये दो लिए थे, तो ये हमें इन दोनों का इक्वेशन मिल गई। अब अगर आप चाहते हो कि 1 और 3 इक्वल दिखाएं, तो आप एक बार ले लो 1 + 4 180, एक बार ले लो 3 + 4 180। हिंट दे देती हूँ यहाँ पे, एंगल 1 + 4 ले लो एक बार क्योंकि COD लाइन है, और एक बार एंगल 3 + 4 ले लो, ये भी 180, ये भी 180, आमने सामने रखो, 4 से 4 काटो, 1 + 3 इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपकी थ्योरम थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों इंपॉर्टेंट थी? ध्यान से देखना, तुम्हारी NCERT की बुक के अंदर ये थ्योरम का प्रूफ जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे एक ब्लैक स्क्वायर बना हुआ है, छोटा सा बना हुआ है ना। इसका मतलब ये है कि ये थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दी हुई है और ये आपको करनी है, एग्जाम में आ सकती है, और ये कई बार आती भी है। तो इसको अच्छे से समझ लो, बहुत ईजी है, एक बार घर पे ट्राई करना। अब इसके बाद सिर्फ 3 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 1 2 3। 1 इज़ वेरी सिंपल, यू कैन ट्राई। 2 और 3 थोड़े से टिपिकल है, मैं चाहूँगी एक बार खुद ट्राई करो, अगर नहीं आते तो फिर मैं करवाऊँगी, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।